नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि देखने पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है शिक्षा, शिक्षा, और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। पहला शब्द, दूसरा शब्द। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द क्या है? तो अगर हम शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करें कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को, व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास, व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को हम कहेंगे शिक्षा। व्यक्तित्व का जो चहुमुखी विकास है वो शिक्षा का द्योतक माना जाएगा। शिक्षा जो है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और लगातार कैसे चलती हैं, कब तक चलती हैं? शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। मृत्यु पर्यंत चलती है। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहां पर तीन बातें लगातार पढ़ी जाएगी कि शिक्षा वह जो व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करे, शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो, शिक्षा शब्द की बात कर रहा हूं मैं। उत्पत्ति जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है। संस्कृत भाषा का शब्द है शिक्ष। याद रहे, हलंत किया है मैंने इसको। शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीखना। इस शिक्ष का अर्थ है सीखना, या दूसरा अर्थ में ले सकता हूं सिखाना। यानी शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा को कुछ लोग विद्या भी कहते हैं। विद्या, विद्या शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करूं मैं, इस विद्या शब्द की उत्पत्ति की बात करूं तो संस्कृत के
विद धातु से हुई है, विद धातु से हुई है। और इस विद का जो अर्थ है, इस विद का जो अर्थ है वो है जानना। क्या अर्थ है? जानना। तो हमने बात करी है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है वह संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। फिर हमने बात करी शिक्षा को विद्या भी कहते हैं। विद्या संस्कृत के विद धातु से उत्पन्न मानी जाती है, जिसका अर्थ है, यानी विद का अर्थ है जानना। क्या अर्थ है? जानना। अब हम बात करेंगे कि ये जो शिक्षा शब्द है, ये तो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। यह अंग्रेजी में क्या कहलाता है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडुकेशन। क्या बोलते हैं? एडुकेशन बोला जाता है। याद रहे, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसे एडुकेशन कहा गया है। अब ध्यान रखिए, ये एडुकेशन जो शब्द अंग्रेजी भाषा का है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हम अगर बात करें एडुकेटम से हुई है। किससे हुई है? एडुकेटम से हुई है। ऐसे लिखा जाएगा EDUCATUM, एडुकेटम। एडुकेटम शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। एडुकेशन शब्द, एडुकेशन। अब एडुकेटम की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रशिक्षित करना। क्या अर्थ है? प्रशिक्षित करना। याद रहे, शिक्षा हिंदी भाषा का शब्द है, जिसको अंग्रेजी में एडुकेशन कहा जाता है। इस एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई, एडुकेटम से हुई। एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है और एडुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एडुकेटम को कहा गया, इसका अर्थ है प्रशिक्षित करना। क्या कहा गया है? प्रशिक्षित करना, इसका अर्थ माना जाता है प्रशिक्षित करना। इसी प्रकार से आगे अगर मैं बात करूं तो जो एडुकेशन है, एडुकेशन को एडुकेयर भी कहा जाता है। इसको मैं हटा देता हूं। एडुकेशन को एडुकेयर भी कहा जाता है, एडुशियर भी कहा जाता है, ईड्यूको भी कहा जाता है। इन सबको मैं वापिस यहां ले लेता हूं। ई धन ड्यूको, इन चारों नामों से भी इसको जाना जाता है। अभी जैसा हमने लिखा कि एडुकेशन का अर्थ क्या है, तो एडुकेशन का अर्थ तो हुआ शिक्षा। अब एडुकेशन कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के एडुकेटम से, जो हमने यहां पर लिखा है एडुकेटम। एडुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। क्या अर्थ है?
प्रशिक्षित करना। एडुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। फिर शब्द आया है एडुकेयर। एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। एडुकेयर पहला था एडुकेटम, दूसरा है एडुकेयर। एडुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना। अब हम बात करते हैं तीसरा एडुसियर। इसका अर्थ है बाहर निकालना। इसका अर्थ क्या है? बाहर निकालना। हमारे जो अंदर है, जो कुछ भी ज्ञान संबंधी बातें, तमाम विचार, उन सब को बाहर निकालना। और नंबर 4 पर आया है ईधन ड्यूको। ईधन ड्यूको जिसका अर्थ है अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। तो यहां ध्यान रहे ये चारों के चारों शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में इस तरीके की बातें आती है। किसी किताब में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एडुकेशन की उत्पत्ति एडुकेटम से हुई, किसी में बता दिया एडुकेयर से हुई, किसी में बता दिया एडुसियर से हुई, किसी में बता दिया ई प्लस ड्यूको से हुई। चारों ही बातें सही है, चारों पर ही सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि बताइए अंग्रेजी भाषा का शब्द एडुकेशन जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुसियर से हुई, एडुसियर से हुई, तो बताइए यहां एडुसियर का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ प्रशिक्षित करना नहीं बताना है, उसका राइट अर्थ क्या बताना है? बाहर निकालना ही बताना है। बाहर निकालना अगर आप उत्तर बताएंगे तो सही माना जाएगा, अगर ये नहीं बताएंगे तो गलत माना जाएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया कि एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति ईधन ड्यूको से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो फिर 1 2 3 ये नहीं बताना है, फिर आपको यही बताना है अंदर से बाहर निकालना। याद रहे, अंदर से बाहर निकालना। उत्तर देने पर ही आपको सही अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से इन बातों के बारे में भी ध्यान रखना है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि जो ये शिक्षा है, इस शिक्षा के बारे में लोगों की विचारधारा क्या है? तो यहां पर 2 प्रकार की विचारधारा आती है शिक्षा के बारे में। शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा नंबर 1, और नंबर 2 आ जाएगी शिक्षा की व्यापक विचारधारा। व्यापक विचारधारा। शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा के बारे में अगर अपन बात करें तो संकीर्ण विचारधारा का अर्थ क्या लिया गया है? इसका अर्थ लिया गया है पढ़ना, लिखना, गणना करना, स्कूल, विद्यालय, इसी में शिक्षा को सीमित कर दिया गया है। याद रहे, शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा में पढ़ना, लिखना, गणना करना और विद्यालय को ही रखा गया है कि पढ़ना ही शिक्षा है, लिखना ही शिक्षा है, गणना करना ही शिक्षा है, स्कूल या विद्यालय जाना ही शिक्षा। ये तो संकीर्ण विचारधारा है। लेकिन शिक्षा की व्यापक विचारधारा के बारे में महात्मा गांधी जी ने बताया है। व्यापक विचारधारा दी है महात्मा गांधी ने। उन्होंने कहा
कि शिक्षा फोर एच से बनी है, 4H से बनी है। 4H का मतलब क्या हुआ? 4 बार H शब्द का इस्तेमाल होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहां सबसे पहले H का मतलब हुआ हेड, फिर मतलब हुआ हैंड, फिर मतलब हुआ हर्ट, और फिर मतलब हुआ हेल्प। इन 4 के बारे में बात की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। हेड, हैंड, हर्ट, हेल्प। हेड का मतलब क्या हुआ? मानसिक शिक्षा। क्या मतलब हुआ? मानसिक शिक्षा। हैंड का मतलब हुआ क्रियात्मक शिक्षा, फिर हर्ट का मतलब हुआ भावात्मक शिक्षा, और अंत में हेल्थ का मतलब हुआ शारीरिक शिक्षा। याद रहे, इन सब के आगे हम शब्द लगा देते हैं शिक्षा। मानसिक शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा, भावात्मक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। यानी एक बच्चे को यदि आप शिक्षा देना चाहते हैं तो वो शिक्षा मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए, बुद्धि का विकास करने वाली होनी चाहिए। वो शिक्षा क्रियात्मक शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी उसमें हाथ से कुछ न कुछ काम किया जाए, हम बिल्कुल क्रियारत रहें। और भावात्मक शिक्षा, इसका मतलब हुआ हमारे इमोशन से लिया गया है यहाँ पर, है ना। हमारी भावनाओं को भी तवज्जो वहां पर दी जाए, हमारे भावों को समझा जाए। शिक्षा जो है हमारे मनोवेगों को पढ़ने और पढ़ाने की बात भी करती है। और अंत में शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, चौथा एच, वो कहा गया है हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शारीरिक रूप से हम बिल्कुल फिट रहे। इसका मतलब हुआ गांधी जी का मानना है कि मानसिक रूप से फिट रहें, क्रियात्मक रूप से फिट रहें, भावात्मक रूप से फिट रहें और शारीरिक रूप से भी फिट रहें। अगर ये चारों एच एक बच्चे को मिल जाते हैं तो ही वो शिक्षा मानी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई 4H की व्यापक विचारधारा किसने दी है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही 4H के बारे में बात करते हैं, ये इसका समर्थन करते हैं, है ना। तो आप लोग इस शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा और शिक्षा की व्यापक विचारधारा के बारे में भी आपको याद रखना है कि संकीर्ण विचारधारा क्या है और व्यापक विचारधारा क्या है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में शिक्षा का अर्थ क्या है ना। शिक्षा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, एडुकेशन का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका मतलब है आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा का अर्थ क्या है? आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए प्रेरित करना। अब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया क्या रहेगी। शिक्षा की प्रक्रिया,
यानी प्राचीन काल से लेकर के आज तक शिक्षा दी कैसे जाती रही है, शिक्षा किस प्रकार से दी गई है। तो अगर मैं बात करूं प्राचीन काल की, बात करूं प्राचीन काल की, तो उस जमाने के अंदर शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया मानी गई है, द्विमुखी प्रक्रिया मानी गई है प्राचीन काल के अंदर। और याद रहे द्विमुखी प्रक्रिया का जनक माना जाता है जॉन एडम्स को। किसको माना जाता है? जॉन एडम्स को माना जाता है, जॉन एडम्स। याद रहे जॉन एडम्स महोदय ने बताया कि शिक्षा दो मुख वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के दो कहने का मतलब मुख है, उसमें यहां पर बताया गया है शिक्षक और यहां पर बताया है विद्यार्थी, विद्यार्थी है ना। तो याद रहे नंबर 1 आयाम और नंबर 2 आयाम है ना। शिक्षा को द्विआयामी या द्विमुखी प्रक्रिया बताया है जॉन एडम्स ने। उनका मानना था कि अगर शिक्षा देनी है तो आपके पास एक शिक्षक का होना जरूरी है और एक विद्यार्थी का होना जरूरी है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हो जाए तो यहां पर प्रक्रिया हो सकती है शिक्षण की। अब याद रहे जॉन एडम्स ने इसके अंदर शिक्षक को केंद्र माना है, केंद्र माना है। यानी अगर मैं द्विमुखी शिक्षण प्रक्रिया की बात करूं, शिक्षण की बात करूं, तो यहां द्विमुखी शिक्षण के अंदर शिक्षक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक। यानी जैसा गुरुजी ने कहा वैसा आपको पढ़ना है और वैसा ही कार्य आपको करना है। प्राचीन काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि गुरु के आश्रम में रहा करते थे और गुरु वहां पर धनुधर विद्या, वेदों का ज्ञान है ना, तमाम बातें उनको सिखाते थे। यानी कि जो गुरुजी ने कहा वही अंतिम बात है। अगर उन्होंने कह दिया कि आपको धनुष चलाना ही सीखना है तो बिल्कुल आपको धनुष चलाना ही सीखना है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज तलवार चलाना सीखूंगा। जो गुरु ने कहा वही माना जाएगा। तो ये तो प्राचीन की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल के अंदर है ना। इसको उतार लीजिएगा। प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया के जनक माने गए हैं जॉन एडम्स। और जॉन एडम्स ने कहा कि द्विमुखी शिक्षण के अंदर शिक्षक केंद्र बिंदु है। शिक्षा पूरी की पूरी किसके चारों तरफ घूमती है? शिक्षक के चारों तरफ घूमती है। विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षक के ऊपर आश्रित चर हो गया है। अभी हम बात करेंगे चरों के बारे में भी, आगे हमारा टॉपिक आएगा है ना, शिक्षा के चर। तो उसमें हम बात करेंगे कि चर कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में। त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। और इस त्रिमुखी प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि जो शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का जो कार्य है वो त्रिआयामी है। उसके 3 बिंदु माने गए हैं। यहाँ पर अगर हमने रख दिया शिक्षक, यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी और यहाँ पर हो जाएगा पाठ्यक्रम। याद रहे हम बात कर रहे हैं त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में। शिक्षक कनेक्टेड है विद्यार्थी से, विद्यार्थी कनेक्टेड है शिक्षक से।
विद्यार्थी कनेक्टेड है पाठ्यक्रम से और पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है विद्यार्थी से, शिक्षक जुड़ा है पाठ्यक्रम से और पाठ्यक्रम जुड़ा है शिक्षक से, है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन जॉन लोक ने जो ये आधुनिक प्रक्रिया बताई है जो वर्तमान समय में चलती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, शिक्षक, विद्यार्थी या शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसे हम विषय वस्तु भी पढ़ते हैं। कई किताबों के अंदर इसको विषय वस्तु लिख दिया गया, विषय वस्तु, है ना, जो भी विषय वस्तु कह दो, उद्देश्य कह दो, जो भी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि शिक्षा या शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर केंद्र बिंदु किसे माना जाएगा, तो यहां पर केंद्र बिंदु किसे माना गया है, विद्यार्थी को माना गया है। पूरी की पूरी शिक्षण की प्रक्रिया किसके चारों तरफ घूमती है, बालक के चारों तरफ या विद्यार्थी के चारों तरफ ही घूमती है। तो यहां पर हमने बात की है कि शिक्षा की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। तो जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया दी है जिसके अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, और उन्होंने बताया कि शिक्षक केंद्र बिंदु है। और शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन लोक ने दी है, इन्होंने बताया कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। और जॉन लोक ने कहा कि शिक्षा के केंद्र में, शिक्षण के केंद्र में शिक्षार्थी या विद्यार्थी ही रहेगा, जो वर्तमान में RTE 2009 में भी इस बात को माना गया कि शिक्षण कार्य जो है वो विद्यार्थी के अनुरूप होगा, विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल ही उसे पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा की परिभाषाएं, परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी है, बिल्कुल हल्की फुल्की परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा लिखता हूं, सा विद्या विमुक्ते। याद रखिएगा ये लाइन मैंने लिखी है, सा विद्या विमुक्ते। ये लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। ये परिभाषा कहाँ मिलती है, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये परिभाषा मिलती है। दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं तो दूसरी परिभाषा आती है शिक्षा, शिक्षा मानव, याद रहे, शिक्षा मानव में अंतर, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा कई एग्जाम में पूछी गई है। मानव कह दो, मनुष्य कह दो, बालक कह दो, एक ही बात है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, या शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, या शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति। इसमें मूल शब्द ये याद रखना आपको, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है, स्वामी विवेकानंद ने ये परिभाषा दी है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह परिभाषा दी है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिवृत्ति है। अब हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा के बारे में। तीसरी परिभाषा का संबंध है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा बालक के शरीर, मन, आत्मा, याद रहे, तीन शब्द पक्के याद रखने हैं आपको, शरीर, मन, आत्मा, और इसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है, बुद्धि।
बुद्धि के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास को कहते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है गांधी जी ने। महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, ये बात कही है गांधी जी ने। गांधी जी के बारे में आपको क्या याद रखना है? शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि। शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि के सर्वांगीण विकास की बात करता है ना। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शरीर का विकास हो जाए, बुद्धि का विकास हो जाए, मन का विकास हो जाए, हमारी आत्मा का विकास हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली है। शिक्षा की अगली परिभाषा, शिक्षा एक प्रक्रिया है। याद रहे, मैं परिभाषा नंबर 4 लिख रहा हूं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी जिससे बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। वापिस इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। इसमें दो शब्द आपको याद रखने हैं। एक तो प्रक्रिया है, शिक्षा एक क्या है? प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ये याद रखना है, प्रक्रिया है और शक्तियों का विकास करता है। ये बात कही है फ्रोबेल महोदय ने। किसने कही है? फ्रोबेल महोदय ने कही है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। अगली परिभाषा है परिभाषा नंबर 5, शिक्षा सद्गुणों का विकास करती है। क्या कहा? कि शिक्षा सद्गुणों का विकास करती है, या शिक्षा वह जो सद्गुणों का विकास करे, ऐसा कहा है प्लेटो ने। किस महोदय ने कहा? प्लेटो ने कहा है। तो हमने 5 परिभाषाएं लिखी है। एक बार वापस देख लीजिए। सा विद्या विमुक्तये, ये कहा है गीता ने। शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जी। शिक्षा बालक के शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि के सर्वांगीण विकास को कहते हैं, गांधी जी ने कहा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, फ्रोबेल ने कहा। शिक्षा सद्गुणों का विकास करती है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। अब हम बात करते हैं अगली परिभाषा के बारे में। हम शिक्षा की परिभाषाओं को नोटेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी की परिभाषा को भी कई बार पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा को भी कई बार पूछा गया है। अगली परिभाषा है स्वाभाविक व प्राकृतिक गुणों। यानी मैं बात कर रहा हूं शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का। परिभाषा नंबर 6 लिख रहा हूं, ध्यान रहे, परिभाषा नंबर 6 लिख रहा हूं कि शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। परिभाषा क्या है? शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। ये परिभाषा दी गई है रॉस महोदय के द्वारा।
किसके द्वारा दी गई हैं? रॉस महोदय के द्वारा। दो शब्द याद रखना यहाँ पर, स्वाभाविक और प्राकृतिक गुणों का, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करे वही शिक्षा है, ये परिभाषा दी है रॉस ने। अगली परिभाषा की बात करते हैं हम 7 नंबर पर। याद रहे, शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करती है, ये परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है शिक्षा आंतरिक शक्तियों, शिक्षा आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण, आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण व स्वाभाविक गुणों, शिक्षा आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण व स्वाभाविक गुणों व विरोधहीन शिक्षा आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण व स्वाभाविक गुणों व विरोधहीन समायोजित प्रगतिशील विकास करती है। देखिए, इसमें जो याद रखने वाले शब्द हैं इंपोर्टेंटली, एक तो ये रखना है आंतरिक शक्तियों, एक याद रखना है स्वाभाविक गुणों, एक याद रखना है विरोधहीन समायोजित, और एक याद रखना है प्रगतिशील। विकास करती है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण व स्वाभाविक गुणों व विरोधहीन समायोजित प्रगतिशील विकास करती हैं। ये परिभाषा मिलती है पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी महोदय ने ये परिभाषा दी है। एक और परिभाषा मिलती है कि शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है। परिभाषा नंबर 8, शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है, ऐसा कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऐसा किसने बोला है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है, ये परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है। वापस देख लीजिए, शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करती है, रॉस ने कहा। शिक्षा आंतरिक शक्तियों एवं सामाजिकरण व स्वाभाविक गुणों व विरोधहीन समायोजित प्रगतिशील विकास करती है, ऐसा पेस्टोलॉजी ने कहा। शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा पूर्ण जीवन की प्राप्ति है। पूर्ण जीवन की प्राप्ति का मतलब हुआ अपने जीवन में सब कुछ अच्छे से प्राप्त कर लेना। कहने का मतलब ये हुआ जिसको जीवन जीने की कला आ गई, जो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। अंतिम परिभाषा है कि शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की परिभाषा नंबर 9 है। शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिक उन्नति व
सामाजिक उपादेयता का विकास होता है, ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो महोदय ने। आपको याद क्या रखना है कि व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया, बस इतना सा याद रख लीजिए, शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा उद्देश्य एवं परिस्थितियों के आधार पर कितने प्रकार की है। उद्देश्य व परिस्थिति के आधार पर शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा और नंबर 3 निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात आती है औपचारिक शिक्षा कहां कहां पर, जैसे विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, ये सभी औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ दी जाती है? विद्यालय में। प्रश्न भी आ रखा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, तो उसका राइट आंसर क्या था? औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग जहां पर दी जाती है ना, औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा, नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को हम व्यवहारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। व्यवहारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को हम व्यवहारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। और इस व्यवहारिक शिक्षा का केंद्र माना गया है परिवार को। परिवार, व्यवहारिक शिक्षा का केंद्र जो है वो परिवार को माना गया है। जैसे हमारे घर में हमको जितने भी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जितने भी प्रकार की बातें सिखाई जाती है जो हमारा जीवन बनाने के लिए उपयोगी होती है ना, जैसे अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी लग जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये कैसी शिक्षा है? व्यवहारिक शिक्षा है। जैसे परिवार के द्वारा कहा जाता है शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, तो ये तमाम प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है ये व्यवहारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। याद रहे, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते हुए अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, सड़क पर चलते चलते यदि किसी भी व्यक्ति ने हमको अच्छी बात बताई तो वो भी अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाएगी। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने, बड़े बुजुर्ग ने हमको कहा कि भाई चोरी करना पाप है। क्या सीख दी? चोरी करना पाप है। तो याद रहे ये सड़क पर दी गई शिक्षा, रास्ते चलते दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में आएगी। तो हमारे घर, परिवार, समाज के अंदर, सड़क पर जहां पर भी लोग हमको अच्छी बातें बताते हैं वो तमाम बातें अनौपचारिक शिक्षा।
अंत में बात आती है निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा का तीसरा प्रकार है निरौपचारिक शिक्षा। याद रहे निरौपचारिक शिक्षा कैसे कहते हैं? जिसके उद्देश्य निश्चित हो लेकिन परिस्थितियां निश्चित न हो। उद्देश्य निश्चित है, उद्देश्य निश्चित लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं, परिस्थितियां निश्चित नहीं हैं। दो बातें हैं, निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य निश्चित हैं लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं हैं, परिस्थितियां निश्चित नहीं हैं। अब बात आती है निरौपचारिक शिक्षा कहां दी जाती है? टीवी द्वारा। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो ये किस में जाएगा? निरौपचारिक शिक्षा में जाएगा। दूरस्थ शिक्षा ये भी निरौपचारिक में जाएगी। दूरस्थ शिक्षा पत्राचार द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी निरौपचारिक शिक्षा में आएगा। ओपन विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय ये भी इसमें आएगा। इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा ये भी निरौपचारिक में आएगी। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चे जो स्वयं पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो स्वयं पढ़ते हैं यानी स्वयं पाठी 1 2 3 4 5 6 प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक में आएगी। स्वयं पाठी निरौपचारिक में आएंगे। टीवी द्वारा पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, यूट्यूब द्वारा पढ़ना ये तमाम चीजें निरौपचारिक। दूरस्थ शिक्षा, दूर बैठ करके शिक्षा लेना वो भी निरौपचारिक में। पत्राचार द्वारा शिक्षा लेना, ओपन विश्वविद्यालय, ओपन विद्यालय द्वारा शिक्षा लेना, ये तमाम प्रकार की शिक्षाएं निरौपचारिक शिक्षा में आएगी। तो आज हमने शिक्षा के बारे में मोटे मोटे तौर पर काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। और हम आपके लिए इतनी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।